नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्तमान समय में दुनिया का कोई भी देश कोविड वैश्विक आपदा से अछूता नहीं है। कोविड पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा, कोरोना वायरस को रोकने के लिए तत्काल और निर्णायक कदम उठाने आवश्यक। प्रधानमंत्री ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने तथा जांच, निगरानी और उपचार की रणनीति अपनाने का आह्वान किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, 16 राज्यों के 70 जिलों में कोविड के मामलों में 150% की वृद्धि। देश में अब तक 3 करोड़ 51 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगे। सरकार ने लोकसभा में कहा, किसी भी रेलवे स्टेशन को निजी क्षेत्र को नहीं दिया जा रहा है, इनका स्वामित्व रेलवे के पास ही रहेगा। विधानसभा चुनाव वाले 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में राजनीतिक दलों के प्रचार अभियान तेज। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव घोषणा पत्र जारी किया। और महिला क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 5वें और अंतिम एकदिवसीय मैच में हराकर श्रृंखला 4-1 से जीती। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं लवली निगम। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्तमान समय में दुनिया का कोई भी देश कोविड वैश्विक आपदा से अछूता नहीं है। प्रधानमंत्री ने विश्व के कई हिस्सों में नवाचार को बढ़ावा देने वाले वैश्विक माहौल के विकास का आह्वान किया और कहा कि जिन स्थानों पर इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है, वहां भी इसे पहुंचाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने ये बात आपदाओं को झेलने में सक्षम बुनियादी ढांचा कायम करने के बारे में आज एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कही। आज के हालात को अभूतपूर्व बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम एक ऐसी आपदा का सामना कर रहे हैं जो सैकड़ों वर्ष बाद आती है। We are witnessing an event that is being termed a once in a 100-year disaster. COVID-19 pandemic has taught us that in an interdependent and interconnected world, no country, rich or poor, in the east or west, north or south, is immune to the effect of global disasters. श्री मोदी ने कहा कि एक और जहां महामारी ने हमें बताया है कि किस तरह आपदाओं का असर तुरंत पूरे विश्व भर में फैल सकता है, तो दूसरी ओर ये भी सिखाया है कि आपदा से संघर्ष के लिए किस तरह से एकजुट हुआ जाए। The year 2021 promises to be a year of swift recovery from the pandemic. The lessons from the pandemic, however, must not be forgotten. They apply to not only public health disasters, but other disasters as well. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के फैलाव को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया है। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत में श्री मोदी ने स्थानीय प्रशासन की समस्याओं को सुलझाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में संक्रमण की पुष्टि की दर बढ़ रही है और पंजाब में कोविड मामलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से ज्यादा। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा और इसके लिए हमें क्विक और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी की रोकथाम के लिए माइक्रो यानी बहुत छोटे पैमाने पर कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की आवश्यकता है। हमें जहां जरूरी हो, और ये मैं आग्रहपूर्वक कहता हूं, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का विकल्प भी किसी भी हालत में ढिलास नहीं लानी चाहिए। इस पर बड़े आग्रह से काम करना चाहिए। जिलों में काम कर रही पैंडेमिक जो रिस्पांस टीम्स को कंटेनमेंट और सर्वेलेंस एसओपीज इसकी रीओरिएंटेशन की आवश्यकता हो,
वो भी किया जाना चाहिए। फिर से एक बार 4 घंटे 6 घंटे के लिए बैठ करके चर्चा हो, हर लेवल पे चर्चा हो, सेंसिटाइज भी करेंगे, पुरानी चीजें याद भी करा देंगे और गति भी ला सकते हैं। श्री मोदी ने कम से कम 1 वर्ष तक परीक्षण, निगरानी और उपचार को लेकर अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता पर बल दिया। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट, इसको लेकर भी हमें उतनी ही गंभीरता की जरूरत है जैसे कि हम पिछले 1 साल से करते आ रहे हैं। हर संक्रमित व्यक्ति के कॉन्टैक्ट को कम से कम समय में ट्रैक करना और आरटी-पीसीआर टेस्ट रेट 70% से ऊपर रखना बहुत अहम है। मुख्यमंत्री इस बात पर सहमत थे कि कोविड महामारी के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए सावधानी बरतने और निगरानी बढ़ाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस के नए म्यूटेंट की पहचान करना भी आवश्यक है। श्री मोदी ने आगाह किया कि कोविड टीके की कोई भी खुराक बर्बाद नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्रियों ने कोविड महामारी से निपटने में प्रधानमंत्री के नेतृत्व की प्रशंसा की। सरकार ने आज कहा कि देश के 70 जिलों और 16 राज्यों में कोविड महामारी के मामलों में पिछले 15 दिन में 150% बढ़ोतरी हुई है। आज शाम नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव राजेश भूषण ने कहा कि सक्रिय मामले और मृत्युदर 2% से नीचे के स्तर पर बनी हुई है। श्री भूषण ने यह भी कहा कि सक्रिय मामलों में से 60% महाराष्ट्र से हैं। श्री भूषण ने कहा कि 60 साल से अधिक उम्र के 1 करोड़ 38 लाख लोगों को भी टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। देश में अब तक 3 करोड़ 51 लाख से अधिक लोगों का कोविड टीकाकरण हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते एक दिन में 21 लाख 17 हजार से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। इस समय देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.56% है। पिछले 24 घंटों में 17 हजार से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। मंत्रालय ने बताया कि महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में दैनिक मामलों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। सरकार ने कहा है कि वैक्सीन मैत्री पहल के अंतर्गत विदेशों को कोविड टीकों की आपूर्ति की गई। उसका कहना था कि देश में पर्याप्त संख्या में उपलब्ध वैक्सीन के आधार पर अन्य देशों को इसकी आपूर्ति की गई और अधिकार प्राप्त समिति देश में कोविड वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता पर नजर रखे हुए है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने संसद के दोनों सदनों में आज वैक्सीन मैत्री के बारे में जानकारी दी। उन्होंने ये भी कहा कि कोविड-19 विश्व भर के लिए चिंता का कारण बनने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में मैत्री की इस अनूठी पहल से विश्व में भारत का स्तर ऊंचा हुआ है। इससे अंतर्राष्ट्रीय सौहार्द का माहौल बना है। Our domestic vaccination program started in January 2021, and within a few days we also started with our immediate neighbors. We also offer to enhance cold chain and storage capacities for the delivery of vaccine. As a prominent nation in an increasingly multipolar world, the international community has great expectations of us, and we in turn are prepared to demonstrate our willingness to shoulder greater responsibility. मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में पिछले कुछ हफ्तों से कोविड के मामले बढ़ने के मद्देनजर दोनों शहरों में आज से रात का कर्फ्यू लगाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में सक्रिय मामलों की दर 5.2% है। प्रदेश में मंगलवार को 817 नए कोविड मामले सामने आए हैं, जबकि 554 रोगी संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। भोपाल और इंदौर में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक समस्त दुकानें और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। केमिस्ट, राशन की दुकानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं रहेगा। समस्त गैर आवश्यक आवागमन बंद रहेगा। केवल आवश्यक सेवाएं, अस्पताल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड आने जाने के लिए ही आवागमन की अनुमति रहेगी। 100 से अधिक व्यक्तियों के आयोजन पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। मास्क का उपयोग नहीं करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाएगी। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनिए, जल्दी गैस बंद कीजिए। कुकर में सीटी आ गई है, उतार लीजिए। अरे रुको, आराम से उतारेंगे। हमारे हाथों के जादू पे कुकर भी तो सीटियां मारे। जल्दी उतारोगे तभी दाल बनेगी, वरना हलवा बन जाएगा। यही बात HIV पॉजिटिव माँ के बच्चे की HIV से सुरक्षा के लिए भी लागू है। मतलब समय पे जांच और दवा दी जाए तो HIV पॉजिटिव माँ का बच्चा भी HIV मुक्त हो सकता है। क्या सचमुच? बिल्कुल। माँ यदि HIV पॉजिटिव है तो बच्चे का जन्म अस्पताल में, जन्म से ही HIV सुरक्षा सेवाओं की मांग
और 6 हफ्ते से 2 महीने के बीच में बच्चे की पहली HIV जांच सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्तमान समय में दुनिया का कोई भी देश कोविड वैश्विक आपदा से अछूता नहीं है। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा, कोरोना वायरस को रोकने के लिए तत्काल और निर्णायक कदम उठाने की आवश्यकता। प्रधानमंत्री ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने तथा जांच, निगरानी और उपचार की रणनीति अपनाने का आह्वान किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, 16 राज्यों के 70 जिलों में कोविड के मामलों में 150% की वृद्धि। देश में अब तक 3 करोड़ 51 लाख से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगे। सरकार ने लोकसभा में कहा, किसी भी रेलवे स्टेशन को निजी क्षेत्र को नहीं दिया जा रहा है, इनका स्वामित्व रेलवे के पास ही रहेगा। विधानसभा चुनाव वाले 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी में राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान तेज। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव घोषणा पत्र जारी किया। और महिला क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 5वें और अंतिम एक दिवसीय मैच में हराकर श्रृंखला 4-1 से जीती। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि रेल मंत्रालय रेलवे स्टेशनों को निजी क्षेत्र को सौंपने नहीं जा रहा है और इनका स्वामित्व रेलवे के पास ही रहेगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि मंत्रालय ने सचिवों का एक समूह गठित किया है जो 50 रेलवे स्टेशनों का सार्वजनिक निजी भागीदारी से तेजी से विकास करेगा। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री गोयल ने कहा कि रेलवे ने अपनी परिसंपत्तियों को बेचने की योजना बनाई है और अब तक 87 भूखंड, 84 कॉलोनियां, 4 पर्वतीय रेलवे और 3 स्टेडियमों को बेचने के लिए चिन्हित किया गया है। लोकसभा ने आज केंद्रीय बजट 2021-22 के सिलसिले में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से संबंधित अनुदान मांगों को गिलोटिन नियम के तहत बिना बहस के मंजूरी दे दी। सदन ने 2021 के विनियोग विधेयक संख्या 2 को भी पारित कर दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज लोकसभा को भरोसा दिलाया कि कोविड की रोकथाम करने वाले टीके देशवासियों के हितों की कीमत पर विदेशों को निर्यात नहीं किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अब तक दुनिया भर में जितने लोगों को कोविड के टीके लगे हैं उनमें से 36% अकेले भारत के हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत अनुदान मांगों का जवाब देते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि केंद्र सरकार वसुधैव कुटुंबकम पर विश्वास करती है। सरकार ने कहा है कि पिछले 2 वर्ष में बुनियादी नियम 56J और इसी प्रकार के प्रावधान 170 सरकारी अधिकारियों के खिलाफ इस्तेमाल किए गए हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। लोकसभा और विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों के चुनावी खर्च में बढ़ोतरी की मांग की जांच के लिए गठित निर्वाचन आयोग की 4 सदस्यों वाली समिति इस महीने के अंत तक अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी। विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में आज एक लिखित उत्तर में इसकी जानकारी दी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में धारा 370 के निरस्त होने के बाद से अब तक 520 कश्मीरी प्रवासियों की घाटी में वापसी हुई है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। केंद्र सरकार ने पुनर्वास पैकेज के तहत उन्हें दी जाने वाली नौकरियों के लिए प्रवासी कश्मीर में वापस आए हैं। विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने आज इटली के राजदूत विंसेंजो डी लूका से मुलाकात की और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में इटली के शामिल होने का स्वागत किया। दोनों राजनयिकों ने वैक्सीन मैत्री और इटली के G20 की अध्यक्षता संभालने पर भी चर्चा की। 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु तथा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव प्रचार जोरों पर है।
असम और पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान 27 मार्च को होगा। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव के सिलसिले में 10 प्रमुख वायदे किए गए हैं। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने आज शाम कोलकाता में इसे जारी किया। घोषणा पत्र में कहा गया है कि सरकार साल में रोजगार के 5 लाख अवसर पैदा करने और बेरोजगारी की दर घटाकर आधा करने के लिए कार्य करेगी। पर्वतीय इलाकों के लिए तराई द्वार क्षेत्र विकास बोर्ड गठित करने का भी वायदा घोषणा पत्र में किया गया है। असम विधानसभा चुनाव में विभिन्न पार्टियों ने जाने माने नेताओं के बेटे बेटियों को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने गुवाहाटी सीट से असीमा बोरदोलोई को खड़ा किया है, जो भारत रत्न गोपीनाथ बोरदोलोई की पोती हैं। कांग्रेस ने भी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर भूमिधर बर्मन के बेटे को बारखेड़ी से और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अंजन दत्ता की बेटी को अमगिरी सीट से टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल असम और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे और रैलियों को संबोधित करेंगे। श्री मोदी असम में करीमगंज में चुनाव रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। लखनऊ में 5 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला में अंतिम मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 5 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने श्रृंखला 4-1 से अपने नाम कर ली है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का चौथा मैच कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल शाम 6:30 से एफएम रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 2-1 से आगे है। उधर टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने आईसीसी 2020 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष 5 में वापसी कर ली है। 2020 गेंदबाजी की रैंकिंग में शीर्ष 10 में कोई भारतीय गेंदबाज शामिल नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। भाभी जल्दी छतरी दो, बारिश शुरू हो गई है। अरे झमाझम तो बरसने दो। घनन घनन घेर घेर आए बदरागन। भाभी जल्दी करो, बारिश तेज हो रही है। अरे तो मजे लो ना सरिता, टिप टिप बरसा पानी। हद है भाभी, मैं भीग जाऊंगी। फिर भी आप देर कर रही हो छाता लाने में। हाँ, ताकि तुम्हें समझ आए कि देर करना बिल्कुल ठीक नहीं, चाहे बारिश से बचना हो या अपने होने वाले बच्चे की सुरक्षा के लिए अपनी HIV जांच करवाना हो। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV जांच जरूर कराएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल, HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। अब प्रस्तुत है संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। पहले राज्यसभा। लेखक हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। उच्च सदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की वैक्सीन पहल पर एक बयान दिया। उन्होंने बयान में भारत के टीका मैत्री अभियान को वसुधैव कुटुंबकम की सदियों पुरानी परंपरा और मानवता के कल्याण की सोच पर आधारित बताते हुए कहा कि इससे दुनिया की फार्मेसी के तौर पर हमारी प्रतिष्ठा की पुनः पुष्टि हुई है और इस प्रकार से मेक इन इंडिया पर भरोसा बढ़ा है। राज्यसभा में रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा शुरू हुई, जिसमें विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार रेलवे के निजीकरण की दिशा में आगे बढ़ चुकी है और उसका पूरा जोर सरकारी संपत्तियों को बेचने पर है। वहीं सत्ता पक्ष ने दावा किया कि रेलवे की वित्तीय स्थिति में सुधार तथा सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनका असर दिख रहा है। रेल मंत्रालय के कामकाज पर उच्च सदन में हुई चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस सदस्य नारायण भाई जे राठवा ने सरकार पर आरोप लगाया कि वो रेलवे का निजीकरण करने पर तुली हुई है और देश में पहली निजी क्षेत्र तेजस एक्सप्रेस की शुरूआत भी हो गई। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सदस्य राम विचार नेताम ने कहा कि भारतीय रेल विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है और उसका प्रबंधन चुनौतीपूर्ण काम है। इससे पहले चर्चा की शुरुआत करते हुए बीजेडी सदस्य सुजीत कुमार ने कहा कि रेल दुर्घटनाओं में खासी कमी आई है और दुर्घटनाओं में कोई मौत नहीं हुई। ये रेलवे के लिए एक उपलब्धि है। उन्होंने 2030 तक सभी मार्गों के विद्युतीकरण किए जाने के प्रस्ताव की भी सराहना की।
अन्नाद्रमुक के पी विल्सन, टीआरएस के बंदा प्रकाश, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सुभाष चंद्र बोस पिल्ली, सपा के विशंभर प्रसाद निषाद, जदयू के रामनाथ ठाकुर, राजद के मनोज कुमार झा, कांग्रेस के राजमणि पटेल, भाजपा के नीरज शेखर, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, भाकपा के बिनोय बिस्वम, माकपा की झरना दास वैद्य, शिवसेना के अनिल देसाई, मनोनीत राकेश सिन्हा, तेदेपा के कनमत देरला रविन्द्र कुमार और रांकापा की डॉक्टर फौजिया खान ने भी चर्चा में हिस्सा लिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि मुंबई की उपनगरीय ट्रेनों में आम आदमी के लिए जो सुविधाएं दी गई हैं उनके लिए रेल मंत्री बधाई के पात्र हैं। रेल मंत्रालय के कामकाज पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया कि कोविड महामारी के कारण समय पर कदम उठाने वाले देशों में स्थिति समय रहते संभल गई। इन देशों में भारत भी है जिसने ऐसे समय पर मजदूरों को उनके गंतव्यों तक पहुंचाने के लिए श्रमिक ट्रेनें चलाई। हालांकि तब एहतियात के लिए ट्रेनों को पूरी तरह विराम दे दिया गया था। गोयल ने कहा कि पूरे महामारी के दौरान रेलवे के कर्मचारियों ने 24 घंटे काम किया। जब कोई साधन नहीं था तब रेलवे की एकमात्र ऐसा साधन था जिसने अपनी सक्रियता की बदौलत लोगों को परेशानी नहीं होने दी। किसानों के उत्पाद में 3.5% की वृद्धि में रेलवे का भी अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि सरकार और निजी क्षेत्र जब मिलकर काम करेंगे तभी देश का उज्जवल भविष्य बनाने में सफल होंगे। उच्च सदन में उपसभापति हरिवंश ने मनोनीत सदस्य स्वपन दास गुप्त का इस्तीफा सभापति एम वेंकैया नायडू द्वारा स्वीकार किए जाने का भी ऐलान किया। दास गुप्ता ने पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा द्वारा उम्मीदवार बनाए जाने के बाद कल सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। राज्यसभा में आज शून्यकाल के दौरान भाजपा के शिव प्रताप शुक्ला ने डिजिटल लेन देन, एटीएम से धन निकासी आदि में उपभोक्ताओं के साथ होने वाली धोखाधड़ी और बैंकिंग सुविधाओं के मुद्दों को उठाया और सरकार से आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की। सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी कहा कि इस तरह के मोबाइल संदेश सभी को आते हैं और लोगों को कुछ रुपए जमा करके लाखों रुपए मिलने का प्रलोभन दिया जाता है। भाजपा के रामकुमार वर्मा ने एटीएम से पैसे निकालने में बढ़ती धोखाधड़ी का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार से अनुरोध किया कि पिन के बजाय हर तरह के लेनदेन में ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड को लागू किया जाएगा तो इस तरह के साइबर अपराध रुक सकेंगे। बीजद के सुजीत कुमार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं की कमी का विषय उठाया। समाजवादी पार्टी के विश्वंभर प्रसाद निषाद ने प्रख्यात समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया तथा ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की मांग की। बीजू जनता दल के मुजीबुल्लाह खान ने ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के योगदानों का उल्लेख करते हुए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की। मनोनीत सदस्य राकेश सिन्हा ने विशेष उल्लेख के जरिए बिहार के बेगूसराय में राष्ट्रकवि धारी सिंह दिनकर के जन्मस्थान को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किए जाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि संस्कृति मंत्रालय को उनके घर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करना चाहिए। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा में आज दिवंगत वर्तमान सदस्य रामस्वरूप शर्मा और पूर्व सदस्य मनोहर लाल सैनी को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की बैठक दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की बैठक शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हिमाचल प्रदेश के मंडी से वर्तमान सदस्य रामस्वरूप शर्मा और हरियाणा से पूर्व सदस्य मनोहर लाल सैनी के निधन की सूचना दी। भाजपा सांसद शर्मा का पिछले बुधवार को निधन हो गया था। वो 62 वर्ष के थे। सैनी का निधन 8 मार्च 2021 को दिल्ली में हो गया था। शर्मा और सैनी के सम्मान में सदस्यों ने कुछ पल मौन रखा और उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद बैठक को दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 1 बजे बैठक शुरू हुई तो कांग्रेस नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से किसानों के आंदोलन से जुड़े गतिरोध को समाप्त करने के लिए पहल करने की अपील की। लोकसभा में आज वर्ष 2021-22 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा की शुरुआत हुई। चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस के मनीष तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार भारत के लोगों की कीमत पर दूसरे देशों में टीका भेज रही है। तिवारी ने कहा कि कोरोना महामारी जैसी स्थिति से निपटने के संदर्भ में समग्र कानून और राज्यों के साथ मिलकर कारगर रणनीति बनाए जाने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि इस वायरस के प्रसार में चीन की भूमिका को सामने लाने के लिए भारत को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन में भारत अहम भूमिका निभा रहा है। चर्चा में हिस्सा लेते हुए जनता दल यूनाइटेड के राजीव रंजन सिंह ने कहा कि सरकार ने 7 वर्षों में जो काम किया है वो शानदार है। इस बार स्वास्थ्य से जुड़े बजट में 137% की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को अधिक फैलने से जिस तरह से रोका गया है, उस पर सरकार की प्रशंसा की जानी चाहिए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के संजीव कुमार ने कहा कि कोविड टीकाकरण पर 35,000 करोड़ रुपए खर्च करना बेकार है, क्योंकि ये टीका 6 से 9 महीने के लिए ही प्रभावी है। भाजपा की हिना गावित ने कहा कि भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में इजाफा हुआ है। गावित ने कहा कि लॉकडाउन से ही लाखों लोगों की जान बचा सके हैं। चर्चा में भाग लेते हुए बीजू जनता दल की राजश्री मलिक ने कहा कि स्वास्थ्य बजट में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। चर्चा का जवाब देते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इस बात को गहराई से सोचते हैं कि स्वास्थ्य पोषण जैसे विषयों का देश के लिए कितना महत्व है। उन्होंने कहा कि पोषण, टीकाकरण, स्वच्छता, पेयजल और अनुसंधान आदि सभी क्षेत्रों के लिए बजट बढ़ रहा है, ये खुशी की बात है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना एक आरक्षित निधि है और 2020-21 में इसमें 20,000 करोड़ रुपए रखे गए। वहीं अगले साल 25,000 करोड़ रुपए रखे जाएंगे, जो स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट से अलग है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बजट में जितनी भी घोषणाएं की गई हैं, उन सभी को हर हालत में 1 अप्रैल से लागू करना है। इसी तरह 2014 से लेकर अब तक चिकित्सा स्नातक सीटों में 48% तथा पीजी सीटों में 79% का इजाफा किया गया है। मंत्री ने कहा कि भारत के लोगों की जरूरत की कीमत पर दुनिया को टीका नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों की सोच के आधार पर संतुलन बनाते हुए टीकों का निर्यात किया जा रहा है और वैज्ञानिक परिणामों का लाभ सारी मानवता को मिलना चाहिए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में जिस तरह श्रेणियों में लोगों को टीका लगाया जा रहा है, वो मानदंड वैज्ञानिक आधार पर बनाया गया है। मंत्री के जवाब के बाद लोकसभा ने वर्ष 2021-22 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अनुदान मांगों को मंजूरी दे दी। लोकसभा में आज केंद्रीय बजट के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से जुड़ी अनुदानों की मांगों और संबंधित विनियोग विधेयक को गिलोटिन के जरिए मंजूरी प्रदान कर दी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। और अब कुछ अन्य समाचार। आयकर विभाग ने आज कहा कि इस वित्त वर्ष में 2 करोड़ 10 लाख से अधिक करदाताओं को 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि के रिफंड जारी किए गए हैं। इसमें से 2 करोड़ 6 लाख करदाताओं को 73,607 करोड़ रुपए के व्यक्तिगत आयकर की राशि रिफंड हुई है। और अब आर्थिक जगत के समाचारों के साथ हैं विशाल शर्मा। वैश्विक शेयर बाजारों में कमजोरी के बीच प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों में आज भी गिरावट का सिलसिला जारी रहा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 562 अंक फिसलकर 50,000 के स्तर से नीचे 49,802 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 189 अंक लुढ़ककर 14,721 पर आ गया। अंतर बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 72 रुपए 54 पैसे के स्तर पर स्थिर बना रहा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने का अप्रैल वायदा मूल्य आज 156 रुपए बढ़कर 45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आवाम की बात नाम के एक रेडियो कार्यक्रम का शुभारंभ आज जम्मू के राजभवन में इसकी वेबसाइट की शुरुआत से किया। आधे घंटे का ये कार्यक्रम अप्रैल से हर महीने तीसरे रविवार को प्रसारित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रतिष्ठित जम्मू और श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजनाओं से संबंधित प्रगति की समीक्षा के लिए आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्तमान समय में दुनिया का कोई भी देश कोविड वैश्विक आपदा से अछूता नहीं है। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा, कोरोना वायरस को रोकने के लिए तत्काल और निर्णायक कदम उठाने आवश्यक। प्रधानमंत्री ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने तथा जांच, निगरानी और उपचार की रणनीति अपनाने का आह्वान किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, 16 राज्यों के 70 जिलों में कोविड के मामलों में 150% की वृद्धि। देश में अब तक 3 करोड़ 51 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगे। सरकार ने लोकसभा में कहा, किसी भी रेलवे स्टेशन को निजी क्षेत्र को नहीं दिया जा रहा है, इनका स्वामित्व रेलवे के पास ही रहेगा। विधानसभा चुनाव वाले 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान तेज। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव घोषणा पत्र जारी किया
और महिला क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 5वें अंतिम एक दिवसीय मैच में हराकर श्रृंखला 4-1 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।